नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में एल्कोहल क्या था, एल्कोहल का नामकरण, एल्कोहल को बनाने की विधियां तथा एल्कोहल के भौतिक गुणों की हमने पहले बात कर ली थी। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएँ। एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या लिखा है? एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यहाँ से जब अभिक्रिया को पढ़ना में स्टार्ट करते हैं एल्कोहल की, तो एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि एल्कोहल को आप नॉर्मली रिप्रेजेंट किससे करते हो? ROH। तो एल्कोहल में जो अभिक्रिया पाई जाती है, कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें O और हाइड्रोजन के मध्य का बंध टूटता है। पहली अभिक्रिया तो इस प्रकार की होगी। दूसरी अभिक्रिया जिसमें R और O के मध्य, मतलब R का मतलब कार्बन होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य बंध टूटता है। और तीसरी अभिक्रिया इनसे कुछ अलग होती है। तो एल्कोहल तीन प्रकार की अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। पहली अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें O और H के मध्य का बंध विदलन टूटता है। दूसरा वह अभिक्रिया जिसमें R और O, R का मतलब क्या होगा? कार्बन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध का विदलन होता हो। और तीसरी इनसे अलग अभिक्रिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि फर्स्ट वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ROH कौन सा बंध? और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें OH बंध का विदलन होता है। इसमें अभिक्रिया काफ़ी है, लेकिन अपने जो टॉपिक के अंदर जो अभिक्रिया है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। एल्कोहल की धातुओं के साथ अभिक्रिया, इसके अंदर हम बात करते हैं। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के साथ अभिक्रिया। नॉर्मली एक बात याद रखने की, एल्कोहल सक्रिय धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, तो एल्कोहल सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके धातु एल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। और यह अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो वहाँ में लिखना होता है धातु के साथ अभिक्रिया। तो सीधी सी बात याद रखनी है कि एल्कोहल सक्रिय धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ अभिक्रिया करके धातु एल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। बिल्कुल याद रखना चाहिए, धातुओं के अगर एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका? एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देता है। और यह अभिक्रिया एल्कोहल की कौन सी प्रकृति? उसकी अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। तो यह लिख सकते हो कि यह अभिक्रिया एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। यहाँ से समझे। रिएक्शन की बात करें तो यहाँ में लिख दिया CH3OH मेथेनॉल। इसकी क्रिया मैंने किससे कराई? सोडियम धातु के साथ। तो इसके मैंने दो अणु लिए, तो यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? दो हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे और ये दो सोडियम इसके स्थान पे जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा आपका? CH3ONA प्लस H2। इसी प्रकार से अगर इसको ले CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल हो गया। इस एथिल एल्कोहल की क्रिया 2Na सोडियम धातु के साथ करवा दी, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2ONA प्लस H2 प्लस H2। तो ये तो क्या हो गया आपका मेथोक्साइड, सोडियम मेथोक्साइड, और ये सोडियम
एथोक्साइड बोलते हैं इनको, लिख दूँ सोडियम मेथोक्साइड और ये सोडियम एथोक्साइड। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि रिएक्शन समझने में कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में ये बंध यहाँ से टूटता है। अब सीधी सी बात है कि अभिक्रिया इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब गैस निकलेगी तो हाइड्रोजन गैस के रूप में निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस का मतलब दो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तो आगे 2 लगा दिया यहाँ पे, और ये इक्वेशन आपकी इक्वल है। तो विशेष क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभार एग्जाम में इस ऐसे न पूछ कर ऐसे पूछ लिया जाता है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करने वाली एक अभिक्रिया दीजिए, तो आपको ये रिएक्शन लिख के आनी है। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, तो एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति का कारण होता है जो OH बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, OH बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्कोहल अम्लता दर्शाता है। अब सीधी सी बात है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन अच्छा बनता है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में अधिक अम्लीय कौन होता है और कम अम्लीय कौन होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद एल्कोहल की अम्लीयता के बारे में हम बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले देखो, यहाँ पर ये लाइन मैंने ये लिखी कि यह है अभिक्रिया एल्कोहल की क्या अम्लीय प्रकृति। कभी कभार शब्दों की मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखें कि यह अभिक्रिया एल्कोहल की कौन सी प्रकृति, अम्लीय प्रकृति को सिद्ध करती है। इसके बाद देखो हम आगे बात करें यहाँ पे कि इसी टॉपिक से कि एल्कोहल की अम्लीयता, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। क्या लिखा मैंने, एल्कोहल की अम्लीयता। देखो सीधी सी बात, यहाँ से मैं शॉर्टली आपको समझा, तो फिर हम टॉपिक पर वापस से जाएंगे कि एल्कोहल का जैसे मतलब आपने ये बनाया CH3OH, जो अम्ल का मतलब सीधी सी बात है वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो सीधी सी बात है कि यहाँ से जितना आसानी से H+ प्रोटॉन का त्याग होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझो कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा होती है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, तो इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस पर आंशिक धनावेश। अब क्या होता है कि इस ऑक्सीजन पर कैसा समूह जुड़ता है वो इसकी अम्लीयता को प्रभावित करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह जुड़ता है, जैसे एथिल मेथिल समूह जुड़ता है, तो वो बंध के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब ऋणावेश बढ़ेगा, तो इस हाइड्रोजन का मतलब इसको अपनी ओर खींचेगा, तो अम्लीयता कम होगी। तो सीधी सी बात याद करनी है कि अगर एल्कोहल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है, तो एल्कोहल की अम्लीयता क्या होगी, कम होगी। और एल्किल समूह जितना कम होगा, एल्किल समूह जितना कम होगा उसकी अम्लीयता उतनी अधिक होगी। तो इसको हम यहाँ से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति OH बंध की ध्रुवता के कारण होती है। एल्किल समूह की संख्या, एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है। कि एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे बंध की ध्रुवीयता कम हो जाती है, जिससे एल्कोहल की अम्लता घटती है। अभी यहाँ पर सीधी सी बात एक आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर एल्किल समूह बढ़ेंगे तो अम्लता में क्या आएगी, कमी आएगी, ध्रुवीयता की संख्या ध्रुवीयता कम हो जाती है। अब जब समझो कि CH2OH यहाँ पर एक R जुड़ा हुआ है, CHOH यहाँ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं,
आर 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 ओ एच, यहाँ 3 एल्किल समूह जुड़े। तो ये इलेक्ट्रॉन विमोचक समूह होते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर विस्थापित होंगे, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ेगा, तो वो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं जाने देगा, और हाइड्रोजन आसानी से नहीं जाएगा तो इसकी अम्लता में क्या आएगी, कमी आएगी। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये कौन सा एल्कोहल है? प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? तृतीयक एल्कोहल। और ये क्या हो गया आपका? तृतीयक एल्कोहल। तो यहाँ से ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि अगर देखा जाए तो एल्किल समूह ज़्यादा होंगे तो अम्लता कम होगी। तो इन सब में सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होता है? प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा होता है? प्राथमिक एल्कोहल। उससे कम द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा? तृतीयक एल्कोहल होगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किया था लैंग्वेज का कम आता है, आपको 3-4 एल्कोहल दिए मिलेंगे। इनको अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम याद रखना कि प्राथमिक एल्कोहल की अम्लता सबसे ज़्यादा, द्वितीयक एल्कोहल की अम्लता उससे कम, और तृतीयक एल्कोहल की अम्लता सबसे कम होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसके नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा था कि एल्कोहल की तुलना में तो जल प्रबल अम्ल होता है, या एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। देखिए यहाँ पे इसको एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं कि पहले लिखते हैं कि एल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है। इसे जल की एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। देखो एल्कोक्साइड का मतलब क्या होता है? ये जो R और O, ये इसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड। तो ये हो गया R और O एल्कोक्साइड। इसकी क्रिया किससे करवाई? जल से, HOH। अब देखो होता क्या है, आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी अवधारणा पढ़ी होगी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। तो होगा क्या कि ये यहाँ से इस एक H+ को ग्रहण कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? ROH, और ये बन गया OH-। अब देखो सीधी बात है, जल ने यहाँ से एक H का त्याग कर दिया जिसने इसको ग्रहण किया है। तो जो प्रोटॉन का त्याग करता है वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाता है? आपका क्षार। तो जो प्रोटॉन का त्याग करेगा वो अम्ल, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करेगा वो क्षार कहलाएगा। अब इसको ग्रहण करने पर जो बनता है उसको हम बोलते हैं संयुग्मी अम्ल, और जो त्यागने पर जो बना उसको हम बोलते हैं संयुग्मी क्षार। तो इस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि एल्कोहल जल की तुलना में भी दुर्बल अम्ल होता है। इसके बाद एल्कोहल की हम उन अभिक्रियाओं की बात करते हैं जिसमें ROH में से R और O के मध्य का बंध टूटता है, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटता है, और लगभग जो रिएक्शन होती है एल्कोहल की वो इसी के अंदर आती है। इसका स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बात करें तो सेकंड वो रिएक्शन होगी जिसमें R और O के मध्य का बंध टूटता है। तो इसी को हम यहाँ से समझने के हिसाब से कर लेते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें R, अब R का मतलब एल्किल होगा, तो एल्किल होगा तो सीधी सी बात है बंध किसके मध्य? कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूटेगा। तो सेकंड दे देते हैं। तो इसमें सबसे पहले अभिक्रिया आती है एल्किल हैलाइड के साथ, और एल्किल हैलाइड के साथ भी एक अभिक्रिया अच्छी बनती है जिससे हम एल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट अभिक्रिया हम यहाँ पर लिख रहे हैं वो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो क्या लिखा है? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन का मतलब H और हैलाइड का मतलब X। जो इस रिएक्शन को नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, एल्कोहल के साथ तो एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? ROH
हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ HX। अब सीधी सी बात है, समझदार हो, क्या होगा, यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH, जल का अणु क्या हो गया, बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या बन गया, एल्किल हैलाइड प्लस H2, एल्किल हैलाइड प्लस H2 बन गया। ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इसी रिएक्शन से बात करते हैं कि एक शब्द आता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। क्या लिखा है, ल्यूकास अभिकर्मक। क्या लिखा है हमने बोर्ड पे, यहाँ पे ल्यूकास अभिकर्मक। सबसे पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। क्या लिखा है, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को, सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और इस ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से ही एल्कोहल में विभेद, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है। तो यहाँ से ये टॉपिक बनता है ल्यूकास परीक्षण। हम समझते हैं क्या लिखा, क्या लिखा मैंने, ल्यूकास परीक्षण। अब देखो यहाँ से हम एक समझते हैं कि सेम रिएक्शन वही है कि ये हाइड्रोजन हैलाइड है, तो एल्कोहल जब एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो एल्किल क्लोराइड बनेगा। और एल्किल क्लोराइड क्या होता है, उस एल्कोहल वाले विलयन में कम घुलनशील होता है, जिससे विलयन है वो धुंधलापन हो जाता है। अब होता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, देखो तृतीयक एल्कोहल में 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनता है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस सांद्र HCl के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, तृतीयक एल्कोहल होगा। तो वो तुरंत क्रिया करेगा, वो तुरंत क्रिया करेगा तो तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं यहाँ पे। अब जो इसके लिए लिखें तो ल्यूकास परीक्षण की एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। एल्किल क्लोराइड का मिश्रण अघुलनशील होने के कारण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न होता है, अर्थात विलयन हमें स्पष्ट साफ नजर नहीं आता। अब याद रखना कि एल्कोहल प्लस ल्यूकास अभिकर्मक, तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब समझना, यदि धुंधलापन एल्कोहल प्लस ल्यूकास अभिकर्मक के बगैर यदि धुंधलापन तुरंत उत्पन्न होता है, इसका मतलब तृतीयक एल्कोहल है। धुंधलापन कुछ मिनट बाद, जैसे 5 मिनट बाद बनता है तो द्वितीयक एल्कोहल, और कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं बनता है, इसका मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि विलयन में तत्काल धुंधलापन बनता है तो तृतीयक एल्कोहल उपस्थित है। क्या लिखा है, यदि विलयन में तत्काल धुंधलापन बनता है तो कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक एल्कोहल है। यदि विलयन में 5 मिनट बाद, मतलब अभिक्रिया होने, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल अभिक्रिया तुरंत करता है, द्वितीयक एल्कोहल उससे कम करेगा, और प्राथमिक एल्कोहल सबसे कम अभिक्रिया दर्शाता है, क्रियाशीलता होती है इनका क्रम। तो यदि विलयन में 5 मिनट बाद धुंधलापन
बनता है तो वह द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित है। और प्राथमिक एल्कोहल के लिए तो सीधी सी बात रखनी, यदि एल्कोहल में कमरे के ताप पर धुंधलापन बनता ही नहीं है तो वो प्राथमिक एल्कोहल है। यदि एल्कोहल में कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं बनता है, यदि कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं बनता है, यदि एल्कोहल में कमरे के ताप पर धुंधलापन नहीं बनता है तो प्राथमिक एल्कोहल है। अगर आपको इसको यहाँ ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझने की बात करो कि आपको 3 परख नली दे दी गई है। कितनी परख नली? 3। एक में प्राथमिक एल्कोहल, एक में द्वितीयक एल्कोहल और एक में तृतीयक एल्कोहल। अब हमें पता नहीं कि कौन सी परख नली में कौन सा एल्कोहल है, तो हम क्या करेंगे, तीनों परख नली के अंदर क्या मिलाएंगे? लुकास अभिकर्मक। तीनों परख नली में हम क्या मिलाएंगे? लुकास अभिकर्मक। क्या मिला दिया हमने? लुकास अभिकर्मक। अब जो जिस परख नली में तृतीयक एल्कोहल होगा उस परख नली में तुरंत धुंधलापन बन जाएगा, तो वो तो उसकी पहचान होगी। एक परख नली ऐसी होगी जिसमें धुंधलापन बनने में कुछ समय लगेगा, उसका मतलब उसमें द्वितीयक एल्कोहल है। और एक परख नली ऐसी होगी जिसमें कमरे के ताप पर धुंधलापन बनेगा नहीं, वो सिद्ध करेगा कि उसमें प्राथमिक एल्कोहल है। तो लुकास अभिकर्मक की सहायता से क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि लुकास अभिकर्मक क्या होता है, बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। सांद्र HCl तथा निर्जल ZnCl2 के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरा, लुकास अभिकर्मक की सहायता से आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल में विभेद कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो ये हो गई। इसके बाद देखो, इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण। और सबसे विशेष इसकी क्रियाविधि। देखो, इससे पहले हमने एक जब चैप्टर शुरुआत किया था वहाँ पर हमने बात की थी एल्कीन से हमने एल्कोहल बनाया था, तो वहाँ पर हमने उसकी क्रियाविधि पढ़ी थी और यहाँ पर भी क्रियाविधि होगी। तो इसमें हम जो दूसरी रिएक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे निर्जलीकरण। पहली कंडीशन क्या होती है कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल होना चाहिए यहाँ पे। अब बीटा हाइड्रोजन क्या, उसकी बात करेंगे। बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 473 केल्विन पर गर्म करने पर एक जल के अणु का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। जल का अणु बाहर निकलता तभी तो निर्जलीकरण। तो क्या लिखेंगे इसके लिए कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल को सांद्र H2SO4, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर एल्कोहल से एक जल के अणु का विलोपन होता है तथा एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण कहते हैं। अब यहाँ से आप बात समझें। सबसे पहली बात, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्कोहल का मतलब क्या, बात समझे। ये कार्बन की श्रृंखला है, ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। ये तो कार्बन की बात हुई है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन,
अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल समझे यहाँ पे हम कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि CH3CH2OH, तो ये कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब इस बीटा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3, तो ये बीटा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब क्या किया आपने? इसको सांद्र H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे इसको गर्म किया। तो अब यहाँ से आपको मेन पॉइंट समझना है कि देखो इस पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए? 3। अगर हम रिएक्शन समझने के हिसाब से इन तीनों हाइड्रोजन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1H, 2H, तीसरा H। अब होगा क्या कि यहाँ से तो OH समूह बाहर जाएगा, और बीटा कार्बन, ये कौन सा? बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। अब देखो यह कार्बन कार्बन में इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो कार्बन कार्बन के मध्य क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में एक जल का अणु क्या हो गया? बाहर चला गया। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 हो गया। तो ये क्या बन गया आपका? एथिल एल्कोहल से किसका निर्माण हो गया? एथीन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण? एथीन का। एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे ये लिखा मैंने CH3CH2CH2OH, सेम कंडीशन, सांद्र H2SO4 और 443 केल्विन पे इसको मैंने क्या कर दिया? गर्म किया। तो सीधी सी बात है, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन से एक H जाएगा, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, जल का अणु बाहर, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। ये क्या बन गई? प्रोपीन। क्या बन गई? प्रोपीन। और बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा हो अलग अलग कार्बन पर तो सत्य-जेफ नियम के अकॉर्डिंग यह अभिक्रिया होगी। बाकी इतना कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल बस टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि पहली बात तो कि जो एल्कोहल है, क्या है? एल्कोहल, वो क्या होना चाहिए? बीटा हाइड्रोजन युक्त, और उसको सांद्र H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे जब हमने गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुई? एल्किन प्राप्त होती है। बिल्कुल एज इट इज आपको ये याद होनी चाहिए। अब इसकी क्रियाविधि, काफ़ी बार देखा गया है कि बच्चों को जब क्रियाविधि बताते हैं तो वो समझ में नहीं आती है, और आती है तो भी याद नहीं होती है। तो पहली बात कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। अब तीनों पदों को अगर आप लाइन टू लाइन याद कर लोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहला पद में प्रोटोनिकृत एल्कोहल का निर्माण होगा, दूसरा पद में कार्बोकेटाइन बनेगा, और तीसरे पद में प्रोटॉन के निष्कासन से एल्कीन का निर्माण होता है। अभी हम एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो बात करें, इतनी बात होने के बाद अब इस एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझते हैं। कि एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि की हम बात करें तो देखो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। एल्कोहल का निर्जलीकरण, क्या लिखा है? एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो पहली बात एल्कोहल के निर्जलीकरण की किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रियाविधि। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि पहली बात कितने पदों में संपन्न होगी? 3 पदों में। तीनों पद याद कर लोगे तो पहले पद में प्रोटोनिकृत एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका? प्रोटोनिकृत। नंबर 1 प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना। क्या लिखा है? प्रोटोनिकृत एल्कोहल का बनना। तो इसके लिए क्या था कि यह विक्रिया कौन से माध्यम में होती है? H2SO4 अम्लीय माध्यम में होती है। तो एक एग्जांपल हम समझते हैं यहाँ पे, CH3CH2OH। क्लियर है? क्या होगा? अम्लीय माध्यम में होगी तो ये H+। अब देखो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, तो ये इसके साथ इसको अपनी ओर खींचेगा तो क्या बनेगा? CH3CH2OH H, और इस पे क्या हो गया? तो ये क्या बन गया आपका?
कृत प्रोटोनीकृत एल्कोहल बन गया। सीधी बात, अम्लीय माध्यम में था तो ऑक्सीजन अपने लोन इसके साथ बंध बना लेगा तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनीकृत। जब प्रोटोन जुड़ गया तो नाम दे दिया प्रोटोनीकृत एल्कोहल। तो सीधी सी बात क्या करनी है, अब जुड़ा क्यों, देखो सीधी बात है कि ये जल बन गया H2 2H और एक हो, तो अगले पद में इसको ऐसा हटा देंगे और जैसे ही ये यहाँ से हटेगा तो कार्बन में प्लस का निशान आ गया तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो दूसरे पद में याद क्या करना है कि कार्बोकेटाइन का निर्माण। दूसरे पद में हमने क्या लिखा, कार्बोकेटाइन का निर्माण। तो क्या ऐसा होगा, CH3 CH2O H H और यहाँ प्लस, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो जाएगी, CH3 CH2 प्लस और यहाँ पे ये जल का अणु अलग हो गया। क्लियर है। अब तीसरे पद में क्या है, प्रोटॉन का निष्कासन। तो यहाँ से अगर एक H जाएगा तो इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोटॉन का निष्कासन तथा एल्कीन का निर्माण। तीसरे पद में क्या होगा, प्रोटॉन का निष्कासन एवं एल्कीन का निर्माण। प्रोटॉन का निष्कासन होगा और किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होगा। तो देखो ये कंडीशन लिखते हैं, CH2 हो गया और यहाँ पर देखो मैंने तीनों H को अलग अलग रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये एक प्रोटॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग होगा तो फिर सीधी बात है इसकी भी एक वैलेंसी फ्री है और इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, तो बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस। तो ये आपका एथिन एल्कीन बन गई, एथिन एल्कीन बन गई। तो एल्कोहल के निर्जलीकरण की जब हम क्रियाविधि की बात करते हैं, एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि की बात करते हैं तो तीनों पॉइंट माइंड में क्लियर होना चाहिए कि पहले बिंदु में प्रोटोनिकृत एल्कोहल जो बनता है इसका मतलब जो H प्लस होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। दूसरे पद में ये जो जुड़ा वो यहाँ से अलग हो जाएगा, मतलब जल का अणु अलग होगा तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और तीसरे पद में जो बीटा हाइड्रोजन होता है वहाँ से एक H प्लस अर्थात प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा तो आपकी एल्कीन बन जाएगी, एथिन बनी है, एथिल एल्कोहल है तो एथिन बनी है तो एल्कीन बन जाएगी। यह है एल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि। ज़्यादा टफ नहीं है, एक दो बार स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ लोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्योंकि क्रियाविधि से संबंधित एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद ये तो था एल्कोहल का निर्जलीकरण। इसके बाद आता है कि एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण और एल्कोहल का ऑक्सीकरण, उनकी हम बात करते हैं जल्दी से। स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो रिएक्शन इतनी टफ नहीं है, एक बार अगर आप इनको ढंग से लिखकर याद करोगे तो ये सब आपको याद हो जाएगी। इनकी कंडीशन याद रखना कि कौन सी कंडीशन में कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम बात करते हैं एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का विहाइड्रोजनी। यहाँ से एक बात समझने की कोशिश करना कि हाइड्रोजनीकरण शब्द का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन जोड़ेगा, और विहाइड्रोजनीकरण का मतलब है हाइड्रोजन मतलब H2 गैस है वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर एल्कोहल से जब H2 गैस बाहर निकलेगी तो कंडीशन क्या है, जब एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ, किसके साथ, कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन टेम्परेचर पर 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल से H2 गैस निकलती है। इसे एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि जब एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ 573 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो H2 गैस मुक्त होती है। इसे
हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इसे विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब पॉइंट समझना, तीनों एल्कोहल के लिए लगे हैं। प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो कीटोन बनता है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि प्राथमिक एल्कोहल का या प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है। प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है? एल्डिहाइड। समझते प्राथमिक एल्कोहल के रूप में, जैसे मैंने यहाँ ले लिया CH3 CH2OH, इसको मैंने क्या किया, कॉपर धातु हो गई, सी कॉपर धातु हो गई, और 573 केल्विन पे मैंने इसको गर्म किया। तो एक सीधी सी बात समझनी है कि इस कार्बन से तो जाएगा O, देखो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो इस कार्बन से एक यहाँ से H और एक H यहाँ से बाहर चला गया, एक H यहाँ से बाहर गया और एक H यहाँ से बाहर गया, तो बच्चा क्या, CH3 CHO। तो ये था आपका क्या, एथिल एल्कोहल, ये था एथिल एल्कोहल, और ये बन गया आपका एसिटेल्डिहाइड। क्या बन गया, एस। तो ये था एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल से क्या बन गया, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर है? तो प्राथमिक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड बनता है। अब दो नेक्स्ट देखो, द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से कीटोन बनता है। द्वितीयक एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, कीटोन बनता है। रिएक्शन समझते हैं। द्वितीयक एल्कोहल का मतलब CH3 CH CH3 OH, क्या किया, कॉपर के साथ 573 केल्विन पे इसको हमने गर्म किया, तो कंडीशन क्या होगी, एक H यहाँ से, दूसरा H यहाँ से, दोनों H बाहर चले गए, तो बीच इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, इसकी भी एक वैलेंसी फ्री, तो बीच में क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सीधी बात है, समझते हो आप इसको क्या कहेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कीटोन हो गया। और कीटोन में इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, एसीटोन या डाइमेथिल कीटोन। तो इसका नाम लिख दिया मैंने एसीटोन। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि अगर प्राथमिक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और द्वितीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करेंगे तो कीटोन बनेगा। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बनता है। लेकिन तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो पहली बात, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, क्योंकि तृतीयक एल्कोहल में जो OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा होता है वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता है, इस कारण से उसका निजलीकरण हो जाता है और एल्कीन बन जाती है। तो लिखते हैं कि तीसरा पॉइंट, तृतीयक एल्कोहल का निजलीकरण, तृतीयक एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता है, क्योंकि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस पर हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। इस कारण इसका निजलीकरण हो जाता है तथा एल्कीन
प्राप्त होती है। तरह क्या प्राप्त होती है? एल की जैसे एल्कोहल का एग्जाम्पल लें, CH3OH, कंडीशन सेम है, कॉपर 573 केल्विन। तो क्या होगा? अब देखो हर में क्या था, जिस OH जिस कार्बन से जोड़ा था हमने हाइड्रोजन वहां से निकाला था, लेकिन यहाँ कंडीशन ही नहीं है। इस कारण से क्या होगा कि यहाँ से OH और एक H इस कार्बन से चला जाएगा, ये इससे निकालो, बात एक ही है। तो यहाँ से OH और इसको एक H यहाँ से जाएगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गई? एल्किन। क्या बनाते बेटा? एल्किन। चलो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि इसका नाम है, ये जो कंपाउंड बना है इसका IUPAC नाम क्या होता है, वो कमेंट से बताइए। जब तक के बाकी ये बच्चे हैं वो अपना स्क्रीनशॉट लें। तो ये था एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। इसके बाद आपका आगे आएगा एल्कोहल का ऑक्सीकरण। किसकी बात कर रहे हैं? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब देखो इसके बाद ये तो था एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अब हम बात कर रहे हैं एल्कोहल के ऑक्सीकरण की। यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट है जो विशेष बात वो आपको याद करनी है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं जो अपना टॉपिक है कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण। क्या लिखा है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो सबसे पहली बात कि एल्कोहल का जो ऑक्सीकरण किया जाता है वो पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 या K2Cr2O7 या CrO3 की सहायता से किया जाता है। अब परेशानी ये आती है कि जब एल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं, प्राथमिक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड बनता है और द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है। लेकिन जैसे KMnO4 और K2Cr2O7 प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण जो एल्डिहाइड कीटोन बनता है उसको ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होने से रोकने के लिए दुर्बल ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3 का प्रयोग किया जाता है। तो चलो इसकी बात करते हैं। तो क्या लिख रहे हैं? एल्कोहल का ऑक्सीकरण कि एल्कोहल का क्या लिखा है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्कोहल का ऑक्सीकरण KMnO4, K2Cr2O7 या CrO3 जैसे ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में करवाया जाता है। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है कि अगर आपने क्या लिया प्राथमिक एल्कोहल, तो प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो आपको प्राप्त होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के आगे ऑक्सीकरण होने से वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक की प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक लेने के। इस कारण से नॉर्मली अगर प्राथमिक एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? और उसी प्रकार से अगर आपको याद रखना है कि द्वितीयक एल्कोहल लिया है, द्वितीयक एल्कोहल जब हम लेते हैं तो द्वितीयक एल्कोहल के ऑक्सीकरण से कीटोन बनता है और कीटोन फिर आगे किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये तो रिएक्शन तो आप समझ जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। मेन क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमें प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि, अच्छी मात्रा प्राप्त करनी है तो हम PCC किसका प्रयोग करते हैं? PCC ऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का प्रयोग करते हैं जो क्रोमियम
ट्राइऑक्साइड के साथ पेरिडीन व HCl का संकुल होता है, जिसके कारण प्राथमिक एल्कोहल केवल एल्डिहाइड्स में प्राप्त होता है। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि PCC क्या है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। तो यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं कि प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि का मतलब मात्रा, अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए, प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट का प्रयोग करते हैं, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्या लिखा है, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल होता है, जो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का पिरिडीन व HCl के साथ क्या होता है, संकुल होता है। जब रिएक्शन एक समझ से एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है, मैंने क्या लिख दिया PCC। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होने का मतलब वहाँ ऑक्सीजन होगी, तो एक ऑक्सीजन में यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ से एक ऑक्सीजन, ये H और ये H, मतलब जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो क्या प्राप्त हो जाएगा CH3CHO प्लस H2। तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एसिटैल्डिहाइड। क्या लिख दिया मैंने, एसिटैल्डिहाइड। इसके बाद इसी प्रकार से आप कीटोन का भी ऑक्सीकरण कर सकते हो। जैसे एग्जांपल समझे, कीटोन ये लिया मैंने CH3CH3OH, कौन सा एल्कोहल हो गया। देखो कीटोन किससे बनेगा, द्वितीयक एल्कोहल से। अब देखो परबल अगर ऑक्सीकारक ले लिया, परबल ऑक्सीकारक का मतलब जैसे KMNO4 K2Cr2O7, ये आगे इनको किस में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो आगे ना हो तो या तो इसके लिए, या तो हम सबसे बेस्ट CrO3, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है PCC। तो जैसे मैंने ये ले लिया CrO3, तो ये केवल इनको एल्डिहाइड कीटोन में ही परिवर्तित करेंगे। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो आप यहाँ ऑक्सीजन रीजनरेट कर दो एक। अब क्या होगा, देखो यहाँ से एक O, यहाँ से एक H और एक यहाँ से H, जल का अणु क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका CH3C⋯O CH3 प्लस H2, कीटोन के रूप में क्या बन गया आपका एसीटोन। अब यहाँ से एक बात है, अगर ये तो बात हुई प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल। अगर आप तृतीयक एल्कोहल लोगे, क्या लोगे, तृतीयक एल्कोहल, तो तृतीयक एल्कोहल से पहले एल्किन बनती है और एल्किन से फिर कीटोन बनेगा, फिर कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो तृतीयक एल्कोहल का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, और अगर ऑक्सीकरण करोगे तो तृतीयक एल्कोहल से पहले एल्किन बनेगी, एल्किन से कीटोन बनेगा और कीटोन से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। तो एल्कोहल के जो टॉपिक था अपना एल्कोहल, उससे रिलेटेड जितनी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है कि हमने यहाँ एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात की थी, और एल्कोहल का जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम एल्कोहल की अगर आगे बात करें तो एल्कोहल के बाद आपका आता है फिनॉल, और फिनॉल के बाद उत्थर। तो कल की क्लास में फिनॉल क्या है, फिनॉल का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, और सबसे अच्छा क्वेश्चन फिनॉल बनाने की विधियों से क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि फिनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए, और फिनॉल की कुछ नेम रिएक्शन है जैसे रायमंड टिमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, वहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।